पॉलिटिकल साइंस का जो आज का टॉपिक है वो है हमारा वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। पहले तो हमने स्टेट के बारे में क्या पढ़ा था, ये वजूद में क्यों आई थी। उस वक्त क्या था कि लोगों की फॉर द विचुअस लाइफ ऑफ द पीपल। प्लेटो ने जो कंसेप्ट दिया था, इसके दिया था कि लोगों के लिए कि ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करना जहाँ पे वो एक विचुअस लाइफ गुजार सकें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया किया जाए। ठीक है, तो साथ साथ जब स्टेट्स में की एवोल्यूशन होती गई, एम्पायर्स मोनार्क्स आए, तो उनकी जो मोनार्क्स थी उनका जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त का क्या था, उस मोनार्क्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो नेशन स्टेट्स तो नहीं थी, लेकिन वो दूर दूर तक फैली थी। उनका जो सिर्फ और सिर्फ जो मेन पर्पस था, एक तो फॉरेन एग्रेशन से बचना है, ठीक है, और क्या करना है, मजीद एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, जो मोनार्क्स थे मेडिवल एरा में। उसके बाद जब नेशन स्टेट्स डेवलप हुई, ठीक है, अपना यूरोप में, और साथ साथ ये डेमोक्रेसी आई, तो मॉडर्न ट्रेंड्स आए स्टेट्स के अंदर। ठीक है, उनमें ये कहा गया कि सिर्फ फॉरेन एग्रेशन से बचाना और एक्सपेंशन करना। अब एक्सपेंशन तो रही नहीं उस सेंस में, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया है। अब एक्सपेंशन इन सेंस इकोनॉमिक सेंस में तो हो रही है, लेकिन जोग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं हो रही। ठीक है, मंडियाँ आप बढ़ा रहे हैं, मार्केट्स आप बढ़ा रहे हैं दूसरी स्टेट्स के अंदर, लेकिन वो जो एक्सपेंशन पहले थी, जोग्राफिकली टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी, वो अब नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न चेंज हो चुके हैं स्टेट के। ठीक है, तो पर्पज ऑफ स्टेट क्या हुआ कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करना जहाँ पे वो एक विचुअस लाइफ गुजार सके। ठीक है, और ये था उनका कॉन्सेप्ट ग्रीक्स का। अब जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो क्या है, टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स एंड योर टेरिटोरियल बॉर्डर्स। स्टेट की टेरिटोरियल बॉर्डर्स जो है और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन है जो रिजाइड करती है, उनका प्रोटेक्ट करना और आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें सब कुछ आ जाता है। अब वेलफेयर स्टेट क्यों कहा जाता है इनको, कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? वेलफेयर स्टेट वो होती है जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, जस्टिस भी हो, ठीक है, इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही हो, एक प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो यहाँ पे। ठीक है, अब इस्लामिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या था, वो आगे आएगा। वैसे हमने जो डिस्कस किया था, जो मदीना की रियासत की एग्जांपल देते हैं, मदीना की रियासत की एग्जांपल देते हैं, जो अपना आज के हमारे जो पीएम साहब हैं इमरान खान, ठीक है, वो कहते हैं कि हम मदीना जैसी वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। फंडामेंटल राइट्स में ही है ना कि स्टेट जो है आपकी ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी कि जहाँ पे सबके लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, इक्विटी होगी। ठीक है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, प्रोटेक्ट किया गया इस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को। आपके साथ साथ इक्वालिटी होगी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, किसी किस्म की रेड टेपिज्म नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगी, ठीक है, किसी किस्म का कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी सबके लिए, चाहे वो मैन है चाहे वोमेन है, सबके लिए। ठीक है, किसी को किसी पर बढ़तरी नहीं होगी। इस्लामिक कॉन्सेप्ट यही है ना। ठीक है, और जस्टिस होगा, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वक्त का हुक्मरान हो, चाहे वो मजदूर हो, गरीब हो, जिसने जो किया होगा उसको पेनल्टी होगी। तो ये वेलफेयर स्टेट है। अब ऐसी वेलफेयर स्टेट जहाँ पे जब इन चीज़ों को एश्योर किया जाता है, ठीक है, तो साथ क्या होता है, फिर वो स्टेट डिवेल्प होना शुरू होती है, प्रोग्रेस करना शुरू करती है, आपकी इकॉनमी इंप्रूव करती है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो क्या हुआ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। अच्छा, ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स है, इनके पीछे रीजंस क्या थी जो डेवलप हुई हैं। अभी हमने जो ये कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सबको बराबर के हकूक दिए जाएंगे। ये चीज़ें क्यों इनको एहसास हुआ इन चीज़ों का कि ये चीज़ें होनी चाहिए? उस वक्त के जो लोग थे उनको क्यों नहीं हुआ? मॉडर्न ट्रेंड्स में चीज़ें क्यों आई? एक तो एहसास हुआ, फिर दूसरा क्या किया गया, इनको प्रोटेक्ट किया गया। ऐसी क्या चीज़ थी? अवेयरनेस की वजह से।
अवेयरनेस की वजह से। ठीक है। और देखिए, जब किसी के हकूक़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, ठीक है, उसको पता चलता है, फिर वो अवेयर होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है वो। साथ साथ फिर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, जो सरमायादार थे, उन्होंने क्या किया, जो लेबर्स थी उनके हकूक़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ठीक है। जब उनके हकूक़ को एक्सप्लॉइट किया गया, उनको वेजेस जो उनका राइट बनता था वो नहीं दी गई, ओवर टाइम लिए गए, इस तरह से उनको एक्सप्लॉइटेशन चलती गई, माशी फसाद होता गया उनका। तो फिर क्या हुआ, यूनियंस बनी अपने हकूक़ को डिफेंड करने के लिए। ठीक है। यूनियंस जब बनी तो फिर उसके साथ साथ फिर जब ये चीज़ें आती गई, फिर सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्क्स का था, ठीक है, वो प्रिवेल करना शुरू हुआ। मार्क्स ने क्या कहा था कि जब तक हैव एंड हैव नॉट क्या होंगे, इनकी कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा आपस में, तब तक माशरे का क्या होगा, वेलफेयर स्टेट आप नहीं बना सकते। वेलफेयर स्टेट तब मुमकिन है जब हर चीज़ स्टेट ऑन हो, ठीक है, और स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करे। ठीक है। प्रोलेटेरिएट क्लास और बोर्जियस क्लास जो आपकी हैं, ये क्या हो, इक्वल इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, किसी के पास ज़्यादा सरमाया ना हो, तो प्राइवेट ऑनरशिप खत्म की जाए। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था मार्क्स का, वो प्रिवेल करना शुरू हुआ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब देखा कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल ऑफ थॉट है, ये प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ की यूनियंस भी बनी इसी सोशलिस्ट को देखते हुए। फिर उन्होंने इसके लिए लॉ इनेक्ट करना शुरू किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है। इनके लिए बोनस सिस्टम बनाया लेबर्स क्लास के लिए। ठीक है। इनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज निकाली। सर यूनियंस के लिए उनका लॉ होना चाहिए, ये तो किसी लॉ को नहीं मानते, ये तो यूनियंस के लॉज हैं यूनियंस के, लेकिन सर यहाँ तो उसका यह है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट का है, जिस स्टेट की यूनियन है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी, स्टेट की रीट को चैलेंज नहीं करेगी, अपने हकूक के लिए लड़ेगी, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा उस इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए फाइट करेगी। फाइट भी इस सेंस में करेगी कि जिस तरह प्रोटेस्ट कह रहे हैं आप, ठीक है, ना कि मार धाड़, ठीक है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए इस तरह। तो वो जब अवेयरनेस आई लोगों में सोशलिस्ट के थ्रू, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ये एहसास हुआ कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने जो उनके रूल्स थे उनको रेवोल्यूशनाइज किया, मॉडर्न ट्रेंड्स लेके आए उनमें। फिर जो रीजंस है उनके पीछे वो यही है कि एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो वजह बना, साथ इकोनॉमिक सिस्टम जो आपका था वो फ्री मार्केट बेस पे था। ठीक है। अब मार्केट जब फ्री हुई तो क्या हुआ, कंपटीशन हुआ लोगों में। अब उस कंपटीशन में जो इंसान की नेचर है, रियलिस्ट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रियलिस्ट, मैंस नेचर क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है। compete करता है, वो एडवर्सिटी है इसमें। तो वो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ओपन मार्केट है, तो कंपटीशन हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो आपस की जो उनकी ट्रेड थी, जो लेन देन था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन हकूक़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फिर लॉज इनेक्ट किए गए, रेगुलेशंस बनाई गई। ठीक है। उस इकोनॉमिक सिस्टम जो फ्री मार्केट था उसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई इनको अब फ्री मार्केट तो है, इनको फ्री हैंड ना दे दिया जाए कि कहीं ये माशरे का जो बेसिक आपका जो फैब्रिक है उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर लॉज इनेक्ट किए गए, फिर चेक किया गया उनके ऊपर। ठीक है। वही लॉज जो बनाए गए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बनाए गए, कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ना कि लोगों को उनके माशी इस्तेसाल के लिए उनको नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा जी, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज ऑफ द वेस्ट थी कैपिटलिस्ट, ठीक है, फ्री मार्केट, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें थी। तो इस चीज़ ने भी उनको क्या किया, फोर्स किया उन लोगों को, वहाँ की हुकूमतों को, कि अगर इस तरह से रहा निज़ाम, इस तरह अभी हमने फ्री इकोनॉमी के बारे में इसको पढ़ा, तो इस तरह से हम पॉलिटिकल राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही जस्टिस होगा। तो जब जाहिर बात है, जब पॉलिटिकल राइट्स डिफेंड नहीं होंगे, आपकी इकोनॉमिक राइट्स डिफेंड नहीं होंगे, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, आपको जस्टिस के निज़ाम पे पड़ेगा, सोसाइटी आपकी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो सोशलिज्म वगैरह थे, वो रेवोल्यूशनरी उस वक्त जो थेरीज थी, रेवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, वो प्रिवेल करना शुरू हो गए थे। सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी थेरीज उन्होंने दी, वो सब क्या है, उनको फेम मिला। ठीक है। वो फैलती गई, ईस्टर्न यूरोप तक फैल चुका था कम्युनिस्ट, ठीक है, सोशलिज्म। और आपका ये अपना क्यूबा वगैरह सारी जो ईस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पे फैल चुका था। तो उस चीज़ को देखते हुए काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि नारा क्या लगाया कि अब जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बनाई जा रही हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट बनाई जा रही हैं। अच्छा, अभी हमने जो डिस्कस किया कि अपना वेलफेयर जो स्टेट के वेलफेयर, स्टेट जो वेलफेयर के फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन कौन से होते हैं?
equal distribution of resources, ठीक है। opportunities, justice, make law and order, ठीक है। regulate the state and all. ये पॉइंट है, आपने जो सुने हैं ना, ये खुद लिख सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ रीड आउट करके, लेक्चर सुन के रीड आउट करें, आप कर सकते हैं। अभी लेक्चर सुना है, हम बाद में बता दी है, एक बंदा दो बंदा बोलते हैं, बस बाकी सारे चुप होते हैं। अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, फंक्शंस क्या है स्टेट के, वेलफेयर स्टेट के। अच्छा जी, अब जो गेटस है उसने, जो सोशलिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया। साइंटिस्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या है इसके नाम की? कौन सा? ये सेकंड बर्जेस, क्या बर्जेस होगी सर? बर्जेस व्यू। बर्जेस ने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया इसको, बेसिक, सेकेंडरी एंड अल्टीमेट फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी फंक्शंस जो आ जाते हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, क्या था स्टेट के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, जो वहाँ के जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NGOs वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह या इंडस्ट्रीज है, ये सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाती हैं। जो बेसिक क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, बेसिक फंक्शन स्टेट का फंडामेंटल राइट्स हैं। अल्टीमेट फंक्शन क्या होंगे, अल्टीमेट फंक्शन देखे ना, स्टेट का जो, आगे बेटा, स्टेट का जो बेसिक, जो अल्टीमेट फंक्शन है ना, वो उसकी टेरिटोरियल, ज्योग्राफिकल लोकेशन, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, फॉरेन एग्रेशन, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना, इसको तो स्टेट ने लाजमी करना है। बाकी बेसिक आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको स्टेट देखेगी। फिर जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, आपकी स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, आपका हेल्थ सिस्टम, ये सेकेंडरी फंक्शन में आ जाती हैं सारे। इनको इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया किसने, बर्जेस ने। और गेटल्स क्या कहता है, इसने सोशल फंक्शंस एंड नॉन सोशलिस्ट फंक्शंस में डिवाइड किया इसको। अच्छा, सोशल फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें सोसाइटी स्टेट्स की गाइडेंस के बगैर क्या है, उसको नहीं कर सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती। जिसमें आपके सोशल फंक्शन में आपकी जो बेसिक सोशल राइट्स हैं, आपके रेलवेज, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह, सारी चीज़ें जो आपकी जो सोसाइटी से बिलोंग करती है। सोशलिस्ट फंक्शंस क्या हैं, जो सिर्फ सोसाइटी से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन स्टेट की गाइडेंस ज़रूरी होती है। लेकिन वो सोसाइटी जो है खुद भी वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सोशल जो एक सोसाइटी है, किसी भी रीजन में आप चले जाए, वहाँ की सोसाइटी जो है, वहाँ के कुछ अपने नॉर्म्स, फंक्शंस होते हैं जो वो खुद बगैर स्टेट की गाइडेंस के परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो खुद भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह से अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक फंड बनाया जाता है, ठीक है। हमने अक्सर एग्जाम्पल देते हैं रसूलपुर की, हमारी के नेबर में है, हम इसी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ की क्या है, उन्होंने सोशलिस्ट फंक्शन जो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट की गाइडेंस नहीं है उसमें। लेकिन वो जो स्टेट का जो रिट है, स्टेट की जो एक अथॉरिटी है, सॉवरेंटी है, उसको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो उनकी वेलफेयर है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। तो नॉन सोशलिस्ट फंक्शंस कौन से हैं, हेल्थ है, मैनेजमेंट, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, ये नॉन सोशलिस्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। मतलब हेल्थ से रिलेटेड आपकी कैनाल्स वगैरह है, एजुकेशन सिस्टम है, आपके एसेंशियल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। सॉरी, ये फंक्शन है इसका, कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन एंड टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। बर्जेस ने कितने में डिवाइड किया इसको, 3 कौन कौन से, बेसिक, सेकेंडरी। सर बर्जेस का जो बेसिक जो उसने अलग किया, जो फर्स्ट है, वो नॉन सोशलिस्ट फंक्शन में आएगा ना? हाँ, नॉन सोशलिस्ट में आएगा, क्योंकि वो बेसिक है, तो ये चीजें नॉन सोशलिस्ट ऐसे ही है। नहीं, अल्टीमेट में आएगा वो। अल्टीमेट वो है कि उसने लाजमी परफॉर्म करनी है वो चीज़ें, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस है ना आपका, ये उसमें आएगा। बेसिक आपकी फंडामेंटल राइट्स जो आप स्टेट ने आपको वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए परफॉर्म करने हैं, वो है। सेकेंडरी आपकी हेल्थ एजुकेशन सिस्टम, जो भी कैनाल्स वगैरह है, इसने बताया ना, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें सेकेंडरी में आ जाएंगी। अच्छा जी, गार्नर्स क्या इसके बारे में बताता है, वो कहता है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। अब जो बातें हमने की है ना,
जो पहले मैंने बताया आपको, वो आगे वही पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने समरी में खुलासा में बयान किया आपको, अब थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं आपको। डिस्कशन जो हो रही है इस टॉपिक में वही हो रही है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इन जनरल। अच्छा जी, सेकेंडरी फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है? देखो ना, आप हो, ठीक है, रावल बैठा है, इसका इंटरेस्ट क्या है? स्टेट का इसके मुतालिक स्टेट ने इसका क्या ख्याल करना है? इसके साथ वो पूरा करने हैं, राइट्स हैं, राइट्स है, इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसको लिबर्टी देनी है, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, और जस्टिस इसको डोर स्टेप प्रोवाइड करना है। क्या है इसके इंडिविजुअल्स के हैं। अब सोसाइटी के कलेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब जो इंडिविजुअल लेवल पे है ना, वही सोसाइटी के लेवल पे है, लेकिन उस सोसाइटी में जब लॉज इनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान एक सोसाइटी है ना, तो उस सोसाइटी के जो लॉज इनेक्ट किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होंगे, वो किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसी जो किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर क्या किया जाएगा? बर्तरी या उसके ऊपर फेवरेटिज्म के ऊपर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखते हुए, अब सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी सोसाइटी में, एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा इकोनॉमिक कि वहाँ पे सोसाइटी के रहने वाले जो लोग हैं वो भी परफॉर्म कर सके। अब उसमें जब सोसाइटी के वो कलेक्टिव इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं, उसमें अगर किसी इंडिविजुअल को वो हर्ट कर रहा है, दूसरा कोई इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है किसने? स्टेट ने। किसके थ्रू करेगी वो? जस्टिस लॉ के थ्रू करेगी, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू करेगी। ठीक है, उसकी अच्छा, उसके इंडिविजुअल राइट्स क्या है? प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, उसकी जो वेल्थ है, इसको उसने प्रोटेक्ट करना है, उसकी लाइफ है, इसकी प्रोटेक्शन है, स्टेट ने देनी है उसको। The betterment of the whole mankind and the advancement of human civilization. तमाम, अच्छा, अब स्टेट सिर्फ इंटरनली फंक्शंस तो परफॉर्म नहीं कर रही होती, एक्सटर्नली फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती है, जिनको हम फॉरेन अफेयर्स कहते हैं। दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस भी कायम करती हैं, तो उन रिलेशंस को कायम करने के लिए, वो उनके साथ अपना रिलेशंस को कायम करने के लिए और वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्टेट ऐसे रिलेशंस बनाएगी या ऐसे एग्रीमेंट्स करेगी जो कि मैनकाइंड के लिए, फॉर द होल मैनकाइंड क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, उनके फायदेमंद होंगे, उनके सूदमंद होंगे, और ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी जिससे उस सिविलाइजेशन को या वहाँ की जो सिविलाइजेशन है, वहाँ की जो तहजीब है, उसको नुकसान पहुँचे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपकी हुकूमत अपनी सिविलाइजेशन को भी प्रोटेक्ट करेगी और साथ साथ ऐसे लॉज इनेक्ट करेगी जो कि उस सिविलाइजेशन को मजीद ग्रो करेंगे, इस प्रोग्रेस में अहम किरदार अदा करेंगे और उसको ख़त्म होने से बचाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वो दूसरी स्टेट के साथ जब रिलेशंस कायम करती हैं स्टेट्स, तो वो इन चीज़ों को सामने रखती हैं कि उस फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल मैनकाइंड, ठीक है, ऐसे लॉज, ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं किए जाएंगे जो कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाएं। न्यूक्लियर वेपन्स क्या है? एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ न्यूक्लियर वेपन का एग्रीमेंट कर रही है उसको हासिल करने के लिए, तो वो क्या कर रही है? नुकसान का काम कर रही है ना। क्यों? क्योंकि वो एक डिस्ट्रक्टिव वेपन को दूसरी स्टेट के हाथ में दे रही है जो कि यूज कर सकती है किसी भी सोसाइटी के खिलाफ। ऐसे है ना, तो ऐसी चीजें नहीं की जाएंगी जिससे इंसानियत को खतरा हो, सिविलाइजेशन को खतरा हो, इंसानियत के वजूद को खतरा हो। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। ये हो रहा है, ये तो है ना, ये तो रियलिस्ट, तो यही तो कहते हैं ना वो। लेकिन ये स्टेट की जो फंक्शंस है परफॉर्म करने वाले, उन्होंने वो फंक्शंस रखे हैं जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट देता है आपको वेलफेयर के लिए, स्टेट की वेलफेयर के लिए, वो ही है। लेकिन उनमें से चंद एक के ऊपर परफॉर्मेंस होती है, फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत से नहीं किए जाते। सर फायदा तो रियलिस्टिक हो के सोचने में है ना, आइडियलिस्ट या उस तरह हम सोचते रहे। हाँ, सोचा तो बता वही जो हो रहा हो और जो होने वाला हो, यही फायदा। देखिए, अभी हमारे यहाँ लॉ है कि सब बराबर है, ठीक है। अगर किसी ने चोरी की है उसको सज़ा मिलती है, इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ। अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है किसी आम बंदे ने, उसको कैद कर दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई कत्ल कर दिया है किसी गरीब बंदे ने, उसको सीधा अरेस्ट किया जाता है ना। अब अगर कोई बड़ा बंदा इस तरह कर दे, नहीं किया जाता, उसके लिए क्या होती है?
उसको उसके लिए लॉ चेंज हो जाता है। अब एक बंदा है जो गरीब है, वो जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है, बिहाइंड दी बार्स है, लेकिन अगर कोई अमीर बंदा, कोई पॉलिटिशियन, कोई एलीट क्लास का बंदा बिहाइंड दी बार्स भी जाए तो उसको क्या स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिशियन भी लग जाता है, वहाँ पे उसका क्या होता है, टीवी केबल भी उसको मुहैया कर दिया जाता है, वहाँ पे उसका न्यूज़पेपर भी आता है, वहाँ पे उसको एक टेबल, एक चेयर भी दी जाती है स्टडी करने के लिए। टोटली उसको वो एनवायरनमेंट मुहैया किया जाता है। अब वो एक गरीब बंदा जो है उसके लिए नहीं होती। लॉ तो एक ही है, लॉ तो बन गया ना। लॉ बनाए जाते हैं आइडियलिस्टिक थॉट्स को देखते हुए, जो कि एक्चुअल हैं, ऐसा होना चाहिए अगर वेलफेयर ऑफ स्टेट आपने करना है, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, माइट इज राइट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, रियलिस्ट का जो सबसे बड़ा नारा है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये उनके लिए। अच्छा, लेकिन इसमें अगर जैसे अभी आपने सर बताया जैसे आपने सर सोशलिस्ट वे में आपने बताया सर, लेकिन अगर नॉर्मल आप एक नॉर्मल केस के अंदर देखते हैं, कोई भी शख्स है, कोई बंदा अगर क्राइम कर रहा है, क्राइम करने के बाद उसके ऊपर जस्ट एलिगेशंस ही होते हैं, एलिगेशंस होने के बावजूद उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको हथकड़ी लगाई जाती है और उसको साथ में आगे फिर जेल के अंदर भी कैद किया जाता है। क्या एज ए सोशलिस्ट सर आप नहीं समझते कि ये चीज़ गलत है कि जब तक उस पर इल्ज़ाम ही नहीं साबित तो उसको हथकड़ी लगाना, उसको जेल में रखना, ये लॉ ही गलत है? लॉ ही गलत है, ये एक्चुअल है ही नहीं ऐसा। आप तब तक किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास बिल्कुल प्रूफ। इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप पूछगछ कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आप कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। अब इसमें जो लॉ बनाए गए हैं क्रिमिनल लॉज में, आपका जो रिमांड के ऊपर लिया जाता है, ठीक है, उस रिमांड में लेने का मतलब अब एक फिजिकल रिमांड होता है, अब जिस्मानी रिमांड ले लिया गया जी, सुनते होंगे ना आप लोग। तो जिस्मानी रिमांड का मतलब ये कि उसको लेके जाया जाएगा वहीं पे 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन जस्टिस जो अपने पास रखेंगी। अब वहाँ पे भी जो रखेंगी वहाँ पे उसको मारधाड़ नहीं करनी, वहाँ भी पूछ-गछ करनी है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, मार कुटाई तो है ही नहीं। आप देखते हैं ना कि जो पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है, ये लॉ नहीं है, यूज ऑफ 3rd डिग्री, ये लॉ नहीं है सर। लेकिन बगैर उसके अगर किसी को भी जैसे अभी आपने सर कहा है कि 3rd डिग्री बेशक यूज नहीं है, लेकिन इसे हम स्टेट की तरफ से आपसे भेजा नहीं कह सकते, क्योंकि सर देखिए इल्जाम तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे को हथकड़ी मिली, इससे उसकी जाती इज्जत नफ्स को तो नुकसान पहुंचा। उसके डिफेमेशन है, आपका डिफेमेशन का लॉ है आपके पास। जो किसी ने आपके पास ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो प्रूव नहीं हो पाया इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, आपसे भी जाम में रखा गया, कोई भी आपके साथ मसला हुआ, ठीक है, आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए आपको, फिर आप उसको डिफेमेशन है आपके लिए, आप उसको इस्तेमाल करें, आपका राइट है 499 PBC के थ्रू 499 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत आप डिफेमेशन में जाएं, उसको प्रूव करें, वो आपकी जो आपका स्टेटस है सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आप वैलिडिटी शो करेगी कोर्ट। ठीक है, ये नहीं कि आपका स्टेटस सोसाइटी में सिर्फ 1 ब्लॉक तक का है और आप कहें कि मुझे जो उसने नुकसान पहुंचाया, डिफेमेशन हुई है मेरी, मुझे 2 करोड़ का हर्जाना दिया जाए, फिर इस तरह की फिर फर्दर इंक्वायरीज होती हैं उसके ऊपर। जिस तरह सर ये सियासतदान अक्सर किसी इल्जाम तराशी पे यही कभी आप मुझे 50,000 का जो उन्होंने हर्जाना नोटिस भेज दिया, ऐसे यही लॉ अपनाया जाता है। जो अली जफर का और मिशा शफी का केस चल रहा था, वो यही चल रहा था। फिर अली जफर ने ये करना था, उसने नहीं किया, उसने कहा मैं छोड़ता हूँ, माफ करता हूँ। मिशा शफी का केस जो था वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ ना अली जफर, जी सर, वो सारा महज इल्जाम था, ब्लेम था। लेकिन सर वो इमरान खान और शहबाज शरीफ वाला केस तो अभी तक लटका हुआ है। बस इनकी डीलिंग्स होती है ऊपर की, बेटा लॉ है ये, फिर ऊपर की डीलिंग्स होती है। अच्छा जी, एसेंशियल फंक्शन स्टेट के क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसेंशियल अल्टीमेट फंक्शंस जो है स्टेट के, वो ये इसने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करेगी सोसाइटी में, ताकि सब किसी की जान को, किसी की माल को खतरा ना हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, और साथ क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा। अगर वो क्या जाएगा तो उनको जस्टिस एट द डोर स्टेप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस का निज़ाम कैसा होगा कि फेयर जस्टिस प्रिवेल सोसाइटी में किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स में क्या है कि फॉरेन अफेयर्स में जब स्टेट रिलेशंस कायम कर रही होती है दूसरे स्टेट्स के साथ, तो उसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाएगा, उसको एट स्टेक नहीं रखा जाएगा। उस आपके नेशनल इंटरेस्ट जो स्केच किया जाता है, जो पॉलिसीज स्केच करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिलेशंस कायम किए जाएंगे। आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को डिफेंस, उनका जो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इन फॉरेन अफेयर्स में साथ साथ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लोगों स्टेट के साथ की जाएंगी जो कि बेनिफिशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द पीपल। तो लोगों और स्टेट की जो बेनिफिट के लिए होंगी, ना कि उसको नुकसान करने के लिए। इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं जब स्टेट परफॉर्म करेगी, इन चीज़ों का ख्याल करेगी। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग है,
ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी जहां पे जो एक लेबर क्लास भी है उसको भी अपॉर्चुनिटी हो कि वो भी अपने लिए कोई इकोनॉमिक जो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, रोजगार मिल सके उसको। इसके अलावा वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे इन्वेस्टमेंट भी कर सके अपनी सेविंग्स के थ्रू, ठीक है। तो इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी जो कि उस सोसाइटी के उस इकोनॉमिक सिस्टम के अगेंस्ट होगी, जो उसको डिस्टॉर्ट करेगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतरीन बनाया जाएगा, रेलवेज, रोड्स, ठीक है। ये अच्छा, जिस सोसाइटी में ना कुछ लोग होते हैं जो इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि जो है ना ये नवाज शरीफ रोड्स बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये वो नहीं होना चाहिए, हल ऐसे हॉस्पिटल बनाए, ऐसे ये करे, ऐसे वो करे। अब जहाँ पे रोड जाते हैं ना वहीं पे प्रोग्रेस होती है, उस रीजन की, उस सोसाइटी के रहने वाले लोगों की वैल्यू, वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जाती हैं। इंडस्ट्रीज जाहिर बात है वहाँ जाएगी जहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ठीक होगा, ठीक है, जहाँ पे उनकी कम्युनिटी उनकी प्रोडक्ट को क्या होगा, सप्लाई कर सके वो मार्केट में, डिमांड उनके पास पहुँच सके। कम्युनिकेशन, ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऐसी अच्छी होनी चाहिए ताकि उनके पास फीडबैक अच्छा आए, जो डिमांड्स की जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को नहीं बना सकें। ये चीज़ें मैटर करती हैं, इनको क्या जाएगा, एश्योर किया जाएगा स्टेट्स की तरफ से, ये चीज़ें परफॉर्म करेगी। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, अब हेल्थ जो है, सेहत के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। UN जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो UN के अंदर की काम कर रही है, तो उसका भी बेसिक उसके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनको अचीव करना होता है, ठीक है। तो वो इसलिए स्केच किए जाते हैं कि स्टेट के जो रहने वाले हैं, जो माल न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, सोसाइटी में फैली हुई है, उसको क्या किया गया, चेक किया जाए, लोगों को ऐसी फूड्स मुहैया की जाए जो हेल्दी फूड्स और न्यूट्रिशन, उसमें जो एक फैट्स होते हैं जो उनकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव में उनको वो चीज़ें मुहैया की जाएंगी। हेल्थ का सिस्टम ख्याल किया जाएगा, बिलखसूस वुमेंस के लिए, जहाँ जहाँ पे हेल्थ का निज़ाम नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सर ये जो WHO जो आप देती है या कोई गोल देती है, उसमें पाकिस्तान का भी पूरा होता है? नहीं, इतनी नजदीक तरीन भी नहीं है, नहीं जाता। तो सर उससे क्या लेकिन है, है, कैसे सर वो, लेकिन हम जो पोलियो का रेडिकेशन थी ना उसमें हम पहुंच गए थे, तो सर वो अचीव कर लिया था हमने, उसमें सर हम अरबों में पढ़ जो आते हैं, हाँ वो हमने अचीव कर लिया था। लेकिन फिर जब 2-3 केसेस सामने आए फिर हम बैक पे आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो, तो सर ये हम इसको कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैसे हम ग्राफ देते हैं, क्या देते हैं, वो कैसे, वो सोसाइटी में सर्वे कंडक्ट करते हैं। अब एक सर्वे आप शायद हो रहा हो, आप लोगों ने शायद घर में आप आए हों, खुशहाली सर्वे शहर में हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह के सर्वेस के थ्रू डोर टू डोर जाके, हाँ, रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट वहाँ की जो टोटल, वहाँ की जो एक वहाँ की इनकम, वहाँ की लोग कितने रहने वाले लोग हैं, कितने डिसेबल हैं, कितने क्या हैं, वो सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। अब इसके अलावा जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं ना, अब एक बंदा का बच्चा है जो पोलियो नहीं था जब पैदा हुआ, कुछ उसके बाद उसको पोलियो हो गया, अब जाहिर बात है वो हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल वाले रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो एजेंसीज होती हैं इंटरनेशनल या आपकी नेशनल एजेंसीज, उनको इतना दी जाती है एक्सेस कि वो उसको ले सकें, उनकी एक्सेस होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ह्यूमैनिटी के लिए। फिर वो उसको लेके वो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, कितने केस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट का मतलब ये है कि कितने केस हॉस्पिटल्स में गए पोलियो के। जब वो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट को, आपकी प्रोविंस जो है, आपका जो ओवरऑल स्टेट है, उसको भी रिपोर्ट्स जाती हैं। फिर वही रिपोर्ट्स वो UN के पास जाती हैं। हम मजाज हैं उनको ये रिपोर्ट्स देने के, वो कहीं ना कहीं हमने उनको दे देनी है, फॉरवर्ड करनी है उनकी तरफ हमने, ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशन के साथ भी ये करेंगे, वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। किस तरह अपना क्या नाम है, जीशान, मैंने कहा अगर गलत कर हो जाती हैं, टाइप ऑफ मिस्टेक्स चलती रहती है, फिर ठीक भी हो जाती हैं, गलती जानबूझ के होती है, नहीं होती। ये सर फिगर बढ़ेगा, अगर जानबूझ के हो तो गलती कैसी, फिगर बढ़ेगा तो फंड आएगा, वो क्या था? नहीं, जानबूझ के नहीं की जाती गलतियाँ। गलती तो बेसिक मकसद ही गलती का वही है, गलती कहती है उसको जो गलती से हो गई है, ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली, जो चाहते हुए हो वो गलती ना ही है, वो गुनाह है, ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशन में आपको जो प्राइमरी आपकी एजुकेशन है उसके स्टेट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए अब एक लॉ बना है चिल्ड्रंस के 14 ईयर्स तक जो है वो एक तो क्या आएंगे, जॉब नहीं कर सकता बच्चा, और उनको जो बेसिक उनकी जो एजुकेशन की नीड्स है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उनको देगी।
लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ तो बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब ट्रेड किनके साथ होती है? एक तो ट्रेड आपकी इंटरनली चल रही होती है, ठीक है, जो हम डोमेस्टिकली प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फिर वही प्रोडक्ट आपने जब फॉरेन मार्केट में भेजना होता है तो वो आप ट्रेड के थ्रू करते हैं, ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो ट्रेड हो रही है दो स्टेट्स के दरमियान, एक तो ये कि उसकी जो अपनी कम्युनिटी है उसको थ्रेट नहीं होगा, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये नहीं है कि एक चीज़ अपनी इंडस्ट्री का बना रही है 10 रुपए की, बाहर से वो 5 की पहुंच रही है, तो वो स्टेट इस चीज़ को देखते हुए उनके ऊपर बैरियर्स लगाती है टैक्स के, ठीक है, टैक्स के बैरियर्स लगते हैं फॉरेन कम्युनिटी के ऊपर। ये स्टेट्स ने की हैं, स्टेट्स करती हैं ऐसा, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो जो उनका सारा फिर क्या होगा, जो उनके जो कैपिटल है जो फिर फॉरेन चला जाएगा वो, ठीक है। तो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपनी जो लेबर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए स्टेट अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, ट्रेड बैरियर्स लगाती है, टैक्स लगाती है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। तो करेंगे अब स्टेट क्या करे? स्टेट ऐसी मंगाएगा तो सस्ते भी यहाँ से बनाएगा, फिर वो महंगा मजबूरन। फिर अब स्टेट ने क्या करना है, स्टेट ने जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है फॉरेन जो कंपटीटर है उनको compete करने के लिए अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने जो फैक्ट्री मालिकान हैं, ऑनर्स हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देगी कि वो प्रोडक्ट कम से कम कीमत में बना सकें। जिस तरह से अभी इमरान खान ने एक स्टेप निकाला है कि सस्ती बिजली देना, सब्सिडी इंडस्ट्री जो सारा देके आया ना, ऐसे 50% ऑफ सब्सिडी देगी उनको, ठीक है, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी जिससे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो सेल ऑटोमेटिकली फिर वो जो सब्सिडी दी जाती है वो उसको फिर क्या करती है, कंपनसेट कर जाती है। तो स्टेट के पास रेवेन्यू आ रहा होता है ना, टैक्स के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, ठीक है, सेल्स टैक्स के थ्रू, जनरल सेल्स टैक्स के थ्रू, इसके थ्रू स्टेट के पास जो टैक्सेस आते हैं फिर वो जो सब्सिडी दी जाती है वो फिर स्टेट उसमें कंपनसेट करती है। अच्छा जी, एथिकल फंक्शंस ऑफ ए स्टेट। एथिकल फंक्शंस क्या होते हैं? मोरालिटी, ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली होंगे। अब पाकिस्तान की स्टेट मुस्लिम स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, तो इसमें ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली लॉज बनाए जाएंगे जो एथिकली, मॉरली, ठीक है, सोसाइटी में उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सोसाइटी के एथिक्स हैं, मॉरलिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं की जाएंगी या ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे उस सोसाइटी के बेसिक फैब्रिक को क्या हो, उसको नुकसान पहुंचे, ठीक है, वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंच सके, सोसाइटी का इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो सके। एथिकली और मॉरली इन चीज़ों को स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन सर इसमें एक चीज़ ऐसे है कि हम सर अक्सर हम देखते हैं बल्दिया के अंदर, इससे पहले सर काफ़ी अंतर ये था, अब मेरे ख्याल से शायद आपकी कुछ चेंज हुई है।